हाँ अब ये तो आ रही है। सागर माइक ऑफ कर ले। चलो तो हम शुरू कर रहे हैं वापस से अपने टॉपिक को वहीं से जहां पर हम स्टार्ट करते थे। 1D के दो टाइप होते हैं। आ गया है? ठीक है। तो 1D के दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्म का एक और नाम था नॉन एक्सेलरेटेड। सागर, सागर कंप्लीट फोकस बेटा है ना। तो यूनिफॉर्म का दूसरा नाम है नॉन एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म का एक और नाम है एक्सेलरेटेड, जिसपे आज हमें बात करनी है। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या कि नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप होते हैं। अब तक ये बात छुपाई गई थी, आज सामने आई है, क्योंकि अब हमें इसको डिटेल में जानना है। नॉन यूनिफॉर्म भी अभी खत्म नहीं हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप है। पहला क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो पहले तो इसको समझेंगे ना। नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सागर माइक ऑफ कर लो बेटा। तो पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो एक एक करके समझते हैं ना, थोड़ा ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि नाम रिपीट हो गए। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कई बार आ गया, तो देखो ध्यान से। पहले देखो 1D के दो टाइप, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम है एक्सेलरेटेड मोशन। बस अभी यही रहना है, इन दो को मत देखो, ऊपर ही रहो। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ना बोलें तो हम कह सकते हैं दो तरह का मोशन होता है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन भी अपने आप तरह का है, समझना। एक्सेलरेटेड मोशन भी अपने आप में दो तरह का है। तो ये जो दो टाइप है, इनको एक्सेलरेटेड के दो टाइप की तरह देखो, ना कि नॉन यूनिफॉर्म। मतलब बात एक ही है, बट हम इसको एक्सेलरेटेड से डिवाइड करेंगे। तो एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और अब हम इन दोनों को ध्यान से समझेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या अंतर है। सबसे पहले वापस आना पड़ेगा यूनिफॉर्म पे। ठीक है, सागर, सागर कंप्लीट फोकस बेटा, है ना। यहां क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली है, तो यहां पे अगर जरा भी ध्यान टूटा तो फिर बार बार पूछने में दिक्कत आएगी उसको। यहीं पर हो, है ना। तो हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी थी वो क्या थी कि स्पीड चेंज नहीं होती, है ना। सबसे सिंपल बात थी कि पूरे टाइम आपको सेम स्पीड पे चलना है। ठीक है, जितनी देर मोशन होगा स्पीड सेम रहेगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड, ये वाला ऊपर वाला, इसका मतलब होता है स्पीड चेंज होगी, इस समय पे आपकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, अब स्पीड कैसे चेंज होगी, उसके भी दो टाइप है। या तो यूनिफॉर्मली चेंज होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। ठीक है, अमन तुम्हारा भी माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां हम देखते हैं स्पीड चेंज होती है, और स्पीड भी दो तरीके से चेंज होती है, एक यूनिफॉर्मली और एक नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन मजे की बात कि इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ध्यान से समझो इस बात को, है ना, कि असल में तो अभी भी एक्सेलरेटेड जो हम पढ़ रहे हैं उसके भी दो हिस्से हैं, लेकिन हम उसको दोनों हिस्सों को नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ किस हिस्से को फोकस में ले रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, ये तीनों बातों के जवाब मैं दूंगा तब जब तुम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड समझ चुके होगे, क्योंकि इसके बाद उसका आंसर आता है ना। पहले ये आता है फिर वो आता है, इसलिए हम उसको भी छोड़ रहे हैं कि पहले इसकी इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं होता क्या है। तो जैसे अपन इसकी बात करें वापस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या होता था, अपन डायग्राम से सीखे तो जल्दी समझ में आएगा। यूनिफॉर्म में हम देखते थे कि एक आदमी अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो ये 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा अगर
तो कितना चल गया होगा? 5 मीटर। अगर यहां से फिर 1 सेकेंड हो जाए यहां आने में, तो कितना चला होगा? 5 मीटर। फिर 1 सेकेंड हो जाए तो फिर 5 मीटर, और ऐसे ही फिर 1 सेकेंड बाद 5 मीटर। अभी अपन को इसका टोटल नहीं करना है, अपन को बस ये देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे एक ही फिक्स की स्पीड सेम होती है। तो हमने कह दिया ये स्पीड है, कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लिया अभी। तो इसका मतलब फिक्स होता है कि अगर आप 1 सेकेंड चलोगे तो 5 मीटर होंगे, अगर 2 चलोगे तो टोटल 10 हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेकेंड में भी 5 और सेकेंड सेकेंड में भी 5। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें 4 और इसमें 6। 10 भी होगा तो बिल्कुल प्रॉपर वे में होगा। ये समझ में आता था? ये होता था यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये जो डायग्राम है ये यूनिफॉर्म मोशन का है। इसी से अब हम सीखेंगे नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा? ये वाला, ध्यान से सुनना है ना। नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म तो कोई चीज है ही नहीं, उसकी भी 2 टाइप है, तो हम उसके 2 टाइप सीखते हैं, उसको तो सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म के फर्स्ट टाइप पे, जिसको हमें सच में पढ़ना भी है। दूसरा तो फिर बताऊंगा बस मैं, लेकिन पढ़ना जिसको है डिटेल में, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और इसी के ही मैं कहता था 5 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जो हम 5 फॉर्मूले बोलते थे वो इसके होते हैं। तो पहले ये होता क्या है? तो इसका मतलब है, पहले इसका इधर ऊपर से, नॉन यूनिफॉर्म का ही मतलब होता है कि स्पीड चेंज होगी, है ना। इसको पकड़ लो, क्योंकि इसको पकड़ लिया तो फिर ये 2 टाइप आराम से समझ में आएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं स्पीड चेंज होगी। तो अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो आप ये वाला मोशन कर रहे हो, और अगर आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो फिर आप ये वाला मोशन कर रहे हो। अभी पहले एक रफ डायग्राम बताऊंगा जो कि गलत है, फिर भी उससे हिंट मिलेगी इसलिए बता रहा हूं, और फिर प्रॉपर डायग्राम बताऊंगा। तो पहले रफ डायग्राम देखना, इसके लिए ही, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, इसी का रफ डायग्राम। इसमें क्या होगा? इसमें अपन कोई स्पीड बताएंगे ही नहीं, क्योंकि स्पीड तो सेम रहनी नहीं है, चेंज होगी। इसीलिए कोई भी स्पीड बोलेंगे नहीं अभी, वो तुम्हें समझ में आएगी कैसे हो नहीं, है ना। तो मान लीजिए एक आदमी है जो चला घर से, ये घर है होम, यहां से भाई साहब चले, 1 सेकेंड चले तो पता चला इसने 5 मीटर आगे बढ़ गए थे। सिंपल, 1 सेकेंड में हमने देखा ये 5 मीटर आगे चले गए। फिर उसके बाद जो 1 सेकेंड हुआ उसमें हमने देखा कि ये भाई साहब 7 मीटर आगे निकल गए। ठीक है ना, ठीक है, इस बार ये 7 मीटर आगे गए। उसके 1 सेकेंड बाद ये पता चला, कितना पता है? 9 मीटर आगे गए। और उसके 1 सेकेंड बाद ये कितना आगे गए? 11 मीटर आगे गए। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि वो देखो ना, फिर क्या हो रहा है, पहले तो ऊपर तक पकड़ो, नॉन यूनिफॉर्म ये वाला है ना, एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है? स्पीड चेंज होती है। ठीक है, स्पीड चेंज होती है। अब अगर आपकी स्पीड नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल, जो बढ़ाएगा वो सेम होगा। मतलब अगर आपकी स्पीड सेम तरीके से चेंज हो रही है तो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। 12, हाँ, अगर 3 3 का अंतर ले रहे हो तो ऐसे चलेगी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहले भी सिर्फ सिंपल भाषा में समझो, अगर आपकी स्पीड सेम तरीके से चेंज हो रही है तो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड सेम तरीके से चेंज हो रही है तो इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि मैंने बोला ये वाला डायग्राम गलत है, वो मैं अभी अगले डायग्राम में बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझो। देखो, अगर मैं यहां समझू, ये आदमी घर से निकला और इस सेकेंड पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे, ए बी सी डी नाम रख दे, तो ए से लेके बी तक इसकी स्पीड क्या बोलोगे तुम लोग, बताओ। ए से बी तक जब ये चला तो इसकी स्पीड कितनी कही जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। लेकिन बी से सी तक इसकी स्पीड क्या बोलोगे? 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 7 मीटर चल गया 1 सेकेंड में। सी से डी तक 9 मीटर पर सेकेंड, और फिर 11 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, चारों बार स्पीड चेंज हो रही है, 2 2 बढ़ रही है। तो इसी चेंज इन स्पीड को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। सुन लो ध्यान से, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और जब आपके मोशन में, जब आप चल रहे हो और चलते वक्त एक्सेलरेशन आ जाए तो आपके मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये जो आदमी अपने घर से निकला है ना, ये कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। और नहीं नहीं, हाँ, क्या हो?
तो बेटा सागर तेरा क्यों ध्यान उस पर जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। अपन को इधर ध्यान देना, मेरा ध्यान नहीं जा रहा वहां। यही मैं तो कह रहा हूं बेटा, फोकस मेरे को तुम लोगों से बहुत ज्यादा चाहिए। अभी तुम लोग फोकस के मामले में थोड़ा पीछे हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे घर में भूकंप आ जाए। समझ गए बात को? पड़ोस में बम फट जाए। ठीक, अभी अपन मोशन सीख रहे हैं, मोशन पर बात होनी चाहिए। ठीक, इतना मतलब ऐसा होना चाहिए अपना काम करने का तरीका। तो वापस आते हैं, देखो फिर से हम देख रहे हैं कि ये जो आदमी अपने घर से निकला है ना, ये कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन। पहले शब्दों को समझो। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, अभी तो बढ़ रही है अवश्य, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है और वो जो स्पीड बढ़ रही है वो सेम तरीके से बढ़ रही है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि मेरी स्पीड में क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। और जब आपके मोशन में एक्सेलरेशन शामिल हो जाए तो आपके मोशन का नाम पड़ता है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, समझे बात को? जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमने है ना खाने में मसाला डाला है, खाने में डाला क्या है? मसाला। तो खाने को कैसा बोलते हैं अपन? मसालेदार खाना। ठीक है ना, डाला क्या था? मसाला, लेकिन नाम क्या क्या लग गया? मसालेदार। सिमिलरली मोशन में आती क्या चीज है? एक्सेलरेशन, लेकिन मोशन का नाम क्या पड़ जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मोशन नहीं। हाँ, अभी फॉर्मूले पे आएंगे, बिल्कुल। पहले बातों को समझो। तो मेन बात समझ में आई ना? यूनिफॉर्म से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग है, क्योंकि यूनिफॉर्म में आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। ये थी डेफिनेशन, याद है? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन यही थी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल टाइम। यहां पे क्या हो रहा है? टाइम तो इक्वल इक्वल है हर बार, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो अलग अलग है। तो यही डेफिनेशन भी है। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आएगी नॉन यूनिफॉर्म की, वो क्या आएगी? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी समय तो बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस समय में वो बराबर नहीं होगी। तो समझ जाना कि आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। अब नॉन यूनिफॉर्म में भी दो टाइप है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटेड के दो टाइप है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यही वाला है जो हमने ने देखा, यानी आपके मोशन में स्पीड बदलेगी तो सही, लेकिन एक अच्छे प्रॉपर वे में बदलेगी, यूनिफॉर्म वे में बदलेगी। तो यहां टू टू करके बदल रही है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वापस जाते में भी उसकी अपनी चॉइस है। अभी तो अपन चॉइस के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आदमी अगर चला और इस तरह चला कि पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, है ना, घर से निकला 1 सेकेंड तक चला और बी पॉइंट पे आ गया, तो बी पॉइंट कितनी दूर था घर से? 5 मीटर। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वापस जाने का इसमें अपने को ऐसा सवाल सोचना नहीं है कि गया या नहीं गया। अपन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचना है कि यहां से वहां तक क्या हुआ, वहां से यहां तक अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा फिर हम जज करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये आदमी यहां से यहां तक गया, वापस आया ही नहीं है। ठीक है ना? जितनी इंफॉर्मेशन दी अपन को उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक। अच्छा, तो मुद्दे की बात पहले, ये डायग्राम था यूनिफॉर्मली, हाँ ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। अब मैं तुम्हें दिखा दूं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दिखता कैसा है पहले। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऐसा दिखता है। देखो, एक आदमी घर से निकला निकला 1 सेकेंड चला, कितना पहुंचा? मान लो फिर से 5 मीटर, कुछ भी मान लो, लेकिन दूसरे सेकेंड में पता है कितना चल गया? 8 मीटर। ठीक है, ये भी थोड़ी कोई नॉर्मल बात है। तीसरे सेकेंड में पता है कितना चल गया? 1 सेकेंड में 3 मीटर। और फिर अगले सेकेंड में कितना चल गया? 1 सेकेंड में ही 13 मीटर। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है ना, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है उसके मोशन में, कभी भी कुछ भी कर रहा है, कैसा भी चल रहा है रैंडमली। जो मैं क्या बोलता हूं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये होता है हमारे साथ ट्रैफिक में। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कौन सा मोशन कर रहे होते हैं असल में? जिसको लेके कोई रूल ही नहीं है, सबसे घटिया वाला, जिसका कोई रूल तक नहीं है। इसके लिए 2 रूल है, इसके लिए 5 रूल है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, जो हम असल में करते हैं। यही होता है ना, घर से निकले, थोड़ी ज्यादा चला ली, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर एकदम से ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी लुढ़कती तो रहती है, तो लुढ़की और थोड़ी सी लुढ़की, फिर एकदम जैसे मौका मिला खाली सड़क देखी तुमने भगा दी। 1 सेकेंड में 13 मीटर, सब कुछ हो सकता है।
और ये होता भी है ना, रियल लाइफ में जब गाड़ी चलाते हो वैसे होता है, मेरी तो ऐसी चलती है, यही सेम टू सेम ऐसी। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो, तो ये अपने काम का बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जब तक कोई पैटर्न नहीं मिलेगा हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। इसमें तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि +2 का रूल है तो कुछ मैथ्स लग सकती है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पढ़ाया ही नहीं जाता। हालांकि तुम लोग अगर सही से सीखते रहे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें भी जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो किए जा सकते हैं। कब? जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को पूरी तरह सीख के आ गए हों। ठीक है, तो वो बताऊंगा समय के साथ। अभी तो पहले मुद्दे की चीज जो सीखनी है वो सीखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब अपन थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बैक स्टेप करना पड़ेगा। अब इतना जान चुके हो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये भी मिटा दूं अब मैं। अब हम बेसिकली दो क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, स्केलर और वेक्टर। उसके बाद फिर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को सीखना शुरू करेंगे। चलिए, तो अब आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है? देखो, तो स्केलर क्वांटिटी यानी पहले तो क्वांटिटी पे बात करो, पहले सिर्फ क्वांटिटी पे बात करो। क्वांटिटी क्या है, याद है ना? जो उस दिन फर्स्ट डे मैंने बताई थी 7 होती है, यहां लिखी थी अपन ने, वैसी ही और बहुत क्वांटिटी है। एग्जैक्टली, लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या होते हैं? क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्यों जोड़ गया? क्योंकि फिजिक्स की है, क्योंकि फिजिक्स की है इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ कुछ स्केलर है और कुछ कुछ वेक्टर है। लेकिन एक बात याद रखना, या तो कोई क्वांटिटी स्केलर हो सकती है या फिर वेक्टर। यानी कि जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं वो दो ही कैटेगरी की हो सकती हैं। दो में से किसी एक पे अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, हिंदू या मुस्लिम, ऐसा कुछ भी है ना, स्केलर या वेक्टर, कुछ तो बनना पड़ेगा। आप इन दोनों के बिना रह नहीं सकते, या तो आपको स्केलर होना पड़ेगा या फिर वेक्टर होना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, हाँ। अब बताओ आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कोई वो मत बनाओ परसेप्शन, वरना सब गलत हो जाएगा। अब सुनो कहानी। तो सबसे पहली यूनिट, जो सबसे पहली क्वांटिटी जो मैंने तुम लोगों को दिखाई थी फंडामेंटल में, वो क्या थी? लेंथ। उसके बाद क्या थी? मास। उसके बाद क्या थी? टाइम। जरा इन पर ही बात करें, इनको ही देखें जरा, फिर बात करेंगे। तो लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों ही बता दूं क्या है? स्केलर। तो जो अभी हमसे क्या सागर सागर जो कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत है, थोड़ा सा ये भी गलत है, थोड़ा सा गलत है, पूरी तरह नहीं, वेट करो। तो सागर जो कह रहा था कि जो चीजें सॉलिड टाइप की होती हैं उनको हम स्केलर कहते हैं, ये तो बहुत गलत हो गया। क्योंकि ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, लेंथ, ये पेन की लंबाई, ये पेन की लंबाई, पेन भी नहीं, सुनना ध्यान से, मैं पेन नहीं बोल रहा हूं, पेन की लंबाई कह रहा हूं। बात समझे? तो सॉलिड लिक्विड गैस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पेन की लंबाई क्या होती है? पेन की लंबाई ना सॉलिड होती है, ना लिक्विड होती है, ना गैस होती है। बात समझ में आई कि नहीं? पेन की लंबाई तो पेन की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो यही दिमाग से निकाल दो, सॉलिड लिक्विड गैस बहुत अलग चीज है। एक और चीज बता दूं, सॉलिड लिक्विड गैस तो बेटा मैटर में आता है, मतलब केमिस्ट्री में आएगा। एग्जैक्टली, है ना, वहीं से अलग हो गया, अपन तो एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो लेंथ एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी समझे फिजिक्स में किसको कहते हैं? एक मेजरमेंट, एक वैल्यू को क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये है, ऐसे समझ पाओगे। मास क्या है? मास कोई चीज थोड़ी, मैं हूं, मेरा वजन 60 किलो है, तो इससे मैं सॉलिड लिक्विड गैस थोड़ी हो गया। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड चीजों का भी वजन होता है और लिक्विड चीजों का भी वजन होता है। तो वजन का किसी से कोई लेना देना नहीं, वजन अपने आप में एक क्वांटिटी है, वजन अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब सुनो, तो लेंथ जो होती है, अगर मुझे इस पेन की लेंथ बतानी है, सुनना, इस पेन की लेंथ बतानी है तो कैसे बताऊंगा? क्या बताऊंगा? यही बताऊंगा ना, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बताऊंगा। तो जब भी किसी क्वांटिटी को बताने के लिए अगर मुझे दो ही चीजें चाहिए, दो, एक नंबर और एक यूनिट, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? हाँ अमन, वो माइक से आवाज आ रही है आसपास से कहीं से, उसको है ना ऑफ कर लो। तो जब भी किसी क्वांटिटी को बताने के लिए अगर मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक नंबर और एक यूनिट,
जिसको टोटल मिला के क्या बोलते हैं उस क्वांटिटी का? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। तो ये जो 10 मीटर लिखा है ना, 10 मीटर, ये क्या है? ये मेरे पेन की लंबाई का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे बनता है? एक नंबर से और एक यूनिट से। अब एक और बात करेंगे मास की। मेरा खुद का वजन अभी बताया था मैंने, कितना है? 60 किलो। कैसे लिखेंगे? 60 केजी। हो गया। तो ये क्या है? ये मेरे मास का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मास का, क्योंकि इसमें एक नंबर है और एक यूनिट है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, लेंथ में मैग्नीट्यूड है ना, यही 10 मीटर। मैग्नीट्यूड कैसे बनता है? देख, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बता दूं, ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नंबर प्लस यूनिट, नंबर और उसके पीछे यूनिट। ठीक है ना, ऐसे बनता है मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का। ठीक है, अरे किसी भी चीज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का एक आसान जो मतलब होता है वो है वैल्यू, मीनिंग है ना, पर्यायवाची वैल्यू। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ तुम्हारे वजन की वैल्यू क्या है, मुझसे कोई पूछे बताओ तुम्हारे मास का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, अब आया समझ में? कोई मुझसे पूछे, और इसीलिए तो बोल रहा हूं, लेकिन कुछ क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ एक चीज और बतानी पड़ती है, तो उनको वेक्टर कहते हैं, वो बता रहा हूं। तो पहले समझ में आ रहा है, बोल तो रहा हूं, फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उन्हें या तो स्केलर होना पड़ेगा या वेक्टर। तो स्केलर, स्केलर तो समझ में आ गई, जिन क्वांटिटीज में, किसमें? टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर स्केलर ही तो है, टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी। नहीं नहीं, अभी तो बहुत बचे हैं, फिर बहुत सारी, यही तो बोल रहा हूं, पहले वेट करो। ये तो सिर्फ दो तीन, हाँ दो तीन क्वांटिटीज है, फिजिक्स में हजारों क्वांटिटी है, हजार। तो कितनों का नाम लिखेंगे? जस्ट अपन जिनको जानते हैं उनसे सीख रहे हैं, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर क्वांटिटी जैसे ही कुछ नाम आएगा अपन उसका पहले यही लिखेंगे, स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है ना? नहीं नहीं, कुछ भी दिमाग मत लगाओ फिर से, अभी तो बेसिक सिंपल रहो। जिस भी क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ नंबर और यूनिट की जरूरत पड़े तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और नंबर और यूनिट का इकट्ठा एक सिंगल नाम क्या पड़ गया है? मैग्नीट्यूड। बस इतना याद रखना है। अब अपन आएंगे वेक्टर की तरफ, अब वेक्टर में आ जाओ। तो जिसमें, ठीक है ना, हाँ अब आएगा मैग्नीट्यूड, हाँ नंबर और उसके पीछे की यूनिट, बस सिंपल। तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर कहते हैं। तो जब भी तुम किसी की लेंथ पता कर रहे हो तो वो उसकी स्केलर क्वांटिटी है। किसी की लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी, किसी चीज का मास एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर है। ठीक है, तो फिर वेक्टर क्या होता है? सवाल ये आता है कि वेक्टर किसको कहते हैं? तो जिनमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़े, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका उदाहरण सुनो, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, सुनना। मान लो, हाँ मैग्नेट फिर गड़बड़ कर दी बेटा, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, वो कोई क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो मैटर हो गई। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है? एक अलग ही चीज है, फिजिक्स में होती है, जैसे लेंथ, लेंथ कोई चीज थोड़ी है, बस इसको समझने का, किसी ऑब्जेक्ट को समझने का तरीका है। ठीक है ना, जैसे मैग्नेट की लंबाई कितनी है, तो आप फिजिक्स पूछ रहे हो, जब तक मैग्नेट देख रहे हो ना आप केमिस्ट्री में अटके हो। ठीक है, आया समझ में? तो अभी आगे देखते हैं हम। तो जिसमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़े लेकिन डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो उसको बोलते हैं वेक्टर। देखना, मतलब मैग्नीट्यूड अकेला बताना पड़े तो स्केलर, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो फिर बोलेंगे उसको, हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बताना पड़ेगा डायरेक्शन, वही अभी मैं बताऊं कैसे। ठीक है, तो अब सुनो, हाँ अभी सुन तो सही, ऐसे सुनना।
कि मैं अपने घर पे था, ऐसे तुम लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैं अपने घर पे था, है ना, सुबह सुबह 8 बजे मैं अपने घर से निकला। ठीक है, मैं अपने घर से निकला सुबह 8 बजे, और मेरे घर वालों को पता है कि मैं कितनी स्पीड पे चलता हूं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। और तुम मेरे घर पे आए 9 बजे, मैं 8 बजे निकल चुका था, और सबको पता है मेरे घर में कि मैं कितनी स्पीड चलता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर। अब तुम लोग मेरे घर पे आए 9 बजे, और तुमने पूछा कि भैया सर कहाँ है, पापा से पूछा मेरे कि सर कहाँ पे है, तो पापा ने कहा वो तो 1 घंटे पहले निकल चुके हैं यहां से। तो तुमने कहा सर कितनी स्पीड पे चलते हैं, तो पापा ने बताया मेरे कि वो चलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे तुम ये तो पता लगा लोगे कि मैं कितनी दूर हूं, लगा लोगे ना? क्यों? अरे क्यों नहीं लगा पाओगे? 8 बजे निकला था, 9 बज चुके हैं, डायरेक्शन नहीं बता पाए। वही 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 समझ रहे हो ना? पहले कोई तुमसे कोई पूछे कितनी दूर चला गया मैं, तो ये तो तुम कह दोगे 5 किलोमीटर चला गया, लेकिन ये नहीं बता पाओगे किस तरह, ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है ना? जब तक नहीं नहीं स्पीड फिक्स है, वही कह रहा हूं, मान ले अभी थोड़ी देर के लिए स्पीड फिक्स है। तो हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर ये फिक्स मान ले। तो अब मुझे ढूंढ पाना पॉसिबल है या नहीं तुम लोगों के लिए? तो पॉसिबल अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सिर्फ क्या पता चल पाया कि मैं कितनी दूर हूं। ठीक है ना? कितना दूर हूं? 5 किलोमीटर, क्योंकि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूं। लेकिन कहां हूं ये बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? यहीं पे तुम्हें बता दूं, मेरे घर वालों ने जो तुम्हें मेरी स्पीड बताई है ना, वो क्या थी? 5 किलोमीटर पर आवर, ये होती है स्पीड। लेकिन इस समय पे तुम्हें पता है क्या चाहिए थी? स्पीड नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मेरे घर वाले अगर तुम्हें बोलते कि सर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ गए हैं, तो तुम मेरे को 1 सेकंड में ढूंढ लेते। मतलब 1 सेकंड में तो नहीं, थोड़ा टाइम लगता तुम्हारी स्पीड के हिसाब से, लेकिन ढूंढ लेते। क्यों? क्योंकि मैं अब पक्का है किस तरफ हूं, ईस्ट में 5 किलोमीटर चला होऊंगा, फिक्स है। ठीक है ना? तो ये कब पॉसिबल हो पाया? जब तुम्हें मेरी डायरेक्शन भी साथ में बताई गई। ठीक है? ऐसी ही क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से नहीं समझा जा सकता, उनको समझने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है? वो डिस्प्लेसमेंट से आती है, उस पर भी बात करेंगे अपन। ठीक है? हाँ वही वही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपन सीखा है अब कि जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है वो होता है स्केलर, और जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए पड़े वो हो जाती है वेक्टर। सिंपल। आपको एग्जांपल से बता रहा हूं और मैं। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ गया है। हाँ पूर्व कर दिए, चलो अभी मैं क्लास ले रहा था, मैं देख के वो है ना क्लास के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, इनकी आज 9th वालों की लेट हो गई, दिन में लाइट नहीं थी ना। हम्म। हाँ तो एक मिनट रुकना। एक मिनट बेटा। स्क्रीन चली गई है, 1 मिनट रुक जा फिर, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ रुकना 1 मिनट। हाँ तो हम देख रहे थे स्केलर और वेक्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि स्केलर वो होती है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर वो होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। 1 मिनट, तुम लोगों की आवाज दूर तक नहीं आ रही है, एक बार फिर से अमन कुछ बोलो। हाँ रुको, मैं बैग जाके वापस आता हूँ, और तुम लोग भी एक बार बैग जाके वापस आ जाओ। अब हाँ, कि हम स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन और ये भी बताया मैंने कि फिजिक्स में होती है हजारों क्वांटिटी।
तो कितनी क्वांटिटीज सीखनी जरूरी है स्केलर और वेक्टर के लिए, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अभी। तो मैं खुद ही बता रहा हूं, चैप्टर 1 में हमें जो क्वांटिटीज सीखनी है ना, हम उन पे बात कर रहे हैं। मतलब दुनिया भर की क्वांटिटीज अभी छोड़ दो, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज लाइट एनर्जी में काम आएंगी, कुछ क्वांटिटीज साउंड एनर्जी में काम आएंगी, तो उनको वही छोड़ दो। आज के चैप्टर मोशन में जो हमें क्वांटिटीज काम आएंगी, हम उनकी बात करेंगे और उनमें से देखेंगे कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 4 एग्जांपल्स की मदद से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक फर्स्ट केस है, देखना, जहां पर एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी। हाँ, डेप्थ, डेप्थ कहते हैं गहराई को। फर्स्ट केस, हाँ, डेप्थ भी एक तरह की लेंथ है ना, डेप्थ भी एक तरह की लेंथ है। ठीक है, चलो सेकंड केस देखो। यहां फर्स्ट केस हो गया, सेकंड, एक आदमी है जो ए से गया बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कितना है यहां पे, ये है 4 किलोमीटर, और ये बी से फिर सीधा परपेंडिकुलर सी गया, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर है ना, अपन थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा गया बी से सी, कितना, 3 किलोमीटर, ऐसा। ये सेकंड केस है, और डायरेक्शन क्या है, पहले ए से बी और बी से सी। ठीक है, यहां पे ए से बी अकेला। ठीक है, थर्ड केस, एक आदमी है जो यहां से लेके यहां तक गया, ऐसे सेमी सर्कल पे, एक और बार बना दें, एक सेमी सर्कल रास्ता लेके, एक अजीब सा रास्ता पकड़ा, ये सेमी सर्कुलर, इसका सेंटर यहां था, सर्कल है तो है ना, सेंटर भी होता है, तो यहां कहीं इसका सेंटर था, और ये जो रेडियस थी ना इस रास्ते की, पूरे सेमी सर्कुलर पाथ की, हाँ रेडियस होती है, तो रेडियस मेंशन कर दे रहा है, वो बतानी पड़ेगी कि हाँ। तो ये आदमी गया ऐसे है, इधर से इस तरफ, ए से बी, और ये जिस रास्ते पे चल रहा था, सेमी सर्कुलर रास्ते पे, उस रास्ते की रेडियस थी 7 मीटर, या 14 ले लो, 14 मीटर, 14 मीटर की रेडियस थी। देखते हैं अभी काम आएगा तो कुछ सही। और आखिरी फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या हो रहा है, एक आदमी जहां से शुरू किया, एक गोल रास्ते पे घूमा और उसी पॉइंट पे वापस आके रुक गया। ये चौथा केस है, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। हाँ, तो एक आदमी ऐसा ये मोशन किया, तो ऐसा, हाँ भी रफ डायग्राम है, ठीक। ये तो इसमें क्या किया, एक आदमी ने इस पॉइंट ए से शुरू किया, इस तरफ गया, इधर गया, ठीक है, इधर गया और वापस आ गया ए पे ही, ऐसे घूमते घूमते। इसकी रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है 7 मीटर मान लो। अब सुनो मेन बात है, दो बातें बताऊंगा, एक चीज होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक चीज होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूरा लिख दे पहले तो एक बार, और एक होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिस्टेंस की जो बुक में डेफिनेशन मिलेगी वो है, हाँ 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 बता रहा हूं मैं, बिल्कुल। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो है द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से हिंदी में बताता हूं, डिस्टेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई पूरी लंबाई, ठीक है, तय किए गए रास्ते की पूरी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। जबकि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते के प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। किसी एक और बार बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं, डिस्टेंस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते की संपूर्ण लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते की संपूर्ण लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं।
जबकि हाँ, वो अभी अपन चारों पे बात करेंगे एक एक करके, बस अभी सुन लो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते के, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए रास्ते के प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, ये दो डेफिनेशन है। अब हम आएंगे केस नंबर 1 पे, जल्दी जल्दी इससे समझेंगे। इस केस में डिस्टेंस कितना है? केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि टोटल कितना चला है आदमी? 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस आदमी का? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया पहले प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी 10 ही होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, अब अगला सेकेंड केस, डिस्टेंस कितना है इसका? सेकेंड वन का तो वो हाँ, तो टोटल लंबाई को किसी, बिल्कुल सही, डिस्टेंस आएगी 7 किलोमीटर, 4 और 3 7। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? बिल्कुल, इसकी जो हाइपोटेनस होगी वो होगी, और वो कितनी होगी? सागर तेरे को समझ में आया? देखो सेकेंड केस में ये ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी गया, तो टोटल जो लंबाई है वो तो होती है डिस्टेंस, तो वो तो सही लग दी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी शॉर्टकट, सबसे छोटा शॉर्टकट। तो ए से सी तक जाने का सबसे छोटा शॉर्टकट क्या था? एक सीधा रास्ता बना दो, ये, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, काफी हद तक रेडियस टाइप पे ही, लेकिन अभी इसमें रेडियस नहीं, ये हाइपोटेनस है इसकी। बेटा पिछले चैप्टर में मैंने कुछ सिखाया था, पिछले चैप्टर में एक चीज सिखाई गई थी, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा दिमाग चालू रखना था, मैं चाह रहा था तुम लोग डायरेक्ट आंसर दो। आंसर आएगा 5, सॉल्व करते हैं अभी। तो ये कितना आया? 5 किलोमीटर, और ये ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा सिर्फ 5 किलोमीटर, और यहीं से कहानी शुरू हो गई। देखो अब फिजिक्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5, जबकि सेम ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन उसकी दो क्वांटिटीज के बीच में अंतर आ गया। अभी तो वहां आया है, थर्ड में आओ। थर्ड में इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? अच्छा पहले ये 5 कैसे आया इसको बात कर ले। तो एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हमें एच ही ढूंढना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25, तो एच स्क्वायर क्योंकि 25 है, तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 5 के स्क्वायर के। तो एच किसके बराबर है? 5 के। आया समझ में? एच स्क्वायर 25 है, हमें तो एच चाहिए था, तो एच 5 है। हाँ, स्क्वायर से स्क्वायर काट लो, ऐसे समझ लो। तो एच इज इक्वल टू 5। तो इस समय पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? सिर्फ 5, और यहीं से अंतर आ गया है ना, यहीं से ही फिजिक्स शुरू हो गई है असली। तो अभी पूरी बात समझेंगे, लेकिन अभी तीसरे केस पे आ जाए पहले। इसका डिस्टेंस कितना है? नहीं, हाँ रेडियस है 14, हाँ रेडियस पता है तुम्हें, और सेमी सर्कुलर रास्ते पे गया है। अच्छा ये जो रास्ता है ये क्या कहलाता है सेमी सर्कल का? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, हाँ, ना 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन बेटा ये गलती कर रहे हो, ये किसका सरकमफेरेंस बता दिया? ये तुमने बता दिया पूरे सर्कल का। तो आधे सर्कल का कितना होगा? पाई आर अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि ऊपर 2 पाई आर है, तो हमें तो एक ही लेना है, पाई आर। आया समझ में? अब लगाओ पाई आर और कर दो सॉल्व, कितना डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस, हाँ पाई लेना है 22/7। सागर तेरे को समझ में आया? देख ये जो रास्ता है ना जो इसने चला है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और वो भी किसका? हाँ पाई इंटू 14, और क्या। तो सरकमफेरेंस किसका? वो भी सेमी सर्कल का, है ना। अब नहीं आएगा, नहीं आएगा,
अब पूरे पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है सागर? ये पूरे सर्कल का, तो आधे सर्कल का कितना होगा? सिर्फ पाई आर। तो अपन पाई आर को सॉल्व करेंगे तो पाई कितना होता है? 22/7। आर दिया है ना 14 बेटा, इसलिए तो दिया था। नहीं तुमने 3.14 ले लिया, वो नहीं लेना, 22/7 लेना है। तो 7 से गया 14 दो बार, तो आंसर आया 44। वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, बट आंसर है 44 मीटर। वेरी इजी, आ गया समझ में? तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 44 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब ये हटा दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है बता आदमी का? अच्छे जवाब तो ये बता सकते हो शायद तुम। इसी तीसरे केस का डिस्प्लेसमेंट। हाँ शॉर्टकट, बिल्कुल बिल्कुल। 28, क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक सीधे निकल जाओ ये वाले रास्ते से, तो ये कितना होगा? रेडियस और रेडियस 14 और 14, तो आंसर आएगा 28 मीटर। ठीक है, बढ़िया। चौथा केस और बताओ, चौथे केस में डिस्टेंस कितनी है? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है, ये पक्की बात है। सागर समझ में आया डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि जहां शुरू किया था वहीं खड़े हो गए। ठीक है ना, जहां से शुरू किया वहीं खड़े हो गए, तो आपके पहले और आखिरी बिंदु में क्या दूरी बची? कुछ नहीं। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आएगा और सोचो 44 ही आएगा, है ना? सॉल्व कर लो, 44 ही आएगा। 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, हाँ जानबूझ के 7 रखा था, 14 रखा था, बिल्कुल, तो आंसर 44 ही आएगा। तो ये है कहानी। ठीक है, और इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी ये चारों डायग्राम ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब सुनो, क्या डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन अभी भी पिक्चर पूरी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने तुम्हें सरप्राइज में रखा, बताया नहीं कि डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि हम डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, जो कि आपका पहला और आखिरी बिंदु का है, ये तो पता चले। ठीक है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इसीलिए हो जाएगी, अब समझे? तो पहले डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं भी नाचो कूदो मस्ती करो, सब जोड़ा जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पहले और आखिरी बिंदु को देखा जाएगा। तो इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट का पूरा आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका पूरा आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, क्योंकि यहां पे देखे तो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट ऐसे मत बता देना 10 किलोमीटर, उसको मेजर 10 किलोमीटर टुवर्ड कहां, ऐसे बताना पड़ता है। अगला देखो, अगले में डिस्टेंस तो सही बताइए तुमने, क्योंकि डिस्टेंस है स्केलर, तो इसका तो काम हो गया। डिस्प्लेसमेंट गलत हो गई, इसमें क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ऐसे लिख लो, फ्रॉम ए टू सी। इसमें डायरेक्शन साफ साफ नहीं बता सकते, तो अपन एक ऐसे बहाने से बता देंगे, ए से सी की दिशा में, ए से सी की दिशा में 5 किलोमीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, उसी तरह यहां पे अपन ईस्ट भी बोल सकते हैं या फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हैं। 28 मीटर फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी या टू बी, एक ही बात है, टुवर्ड्स बी। ठीक है, ए से बी की दिशा में 28 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहां पे कुछ जरूरत नहीं बताने की। ठीक, आई बात समझ में? बस यही होती है पिक्चर। अब आओ दूसरी कहानी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, ये हटा दूं मैं? हाँ, नहीं, अभी पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन 4 केसेस को ढंग से देख लो, चारों को। हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बता दिया है नहीं, लेकिन वो क्या है, सिस्टमैटिक, मेरे को नहीं पता कैसे बता रहा है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेरा अपना सिस्टम है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, है ना? तो ये चल रहा है अभी अपना, आगे देखते हैं अभी। तो आगे देखो, सुनो क्या हो रहा है। इस वाले में 10 और 10 बराबर आया, ओके, उसमें डिस्टेंस जीत गई, डिस्प्लेसमेंट हार गई नंबर में, है कि नहीं? अगला, डिस्टेंस जीत गई, डिस्प्लेसमेंट हार गई, डिस्टेंस जीत गई, डिस्प्लेसमेंट तो गई। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक रिश्ता होता है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट, हाँ, या छोटा होगा और या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सुनना,
कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी मोशन करे, स्ट्रेट लाइन करे, ट्राइंगुलर करे, सर्कुलर करे, सेमी सर्कुलर करे, कुछ भी करे, डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और या फिर हद से हद उसके बराबर हो पाएगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट की औकात नहीं है कि कभी डिस्टेंस से ज्यादा आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ। स्पाइरल, उसकी देखो ऐसे अभी कोई केस तो मैं देंगे नहीं, अभी तो बहुत सिंपल केस देंगे, है ना। अब स्पाइरल की बात अपन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले स्पाइरल है कैसा ये बात करनी है कि सर्कल ही एक ही सर्कल में बार बार घूम रहे हो कि सर्कल बड़ा हो रहा है, एक ऐसा स्पाइरल होता है। तो इसमें पहले तुम कहां तक चले गए उसके हिसाब से बात होगी। तुमने यहां से शुरू किया था, यहां रुक गए, यहां गई डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है, समझ रहे ना। कोई इसका डिस्टेंस निकालेगा बहुत आएगा, बहुत सारा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देख कितना सा आ रहा है, ये छोटू सा, ऐसा लग रहा है छलांग मार के पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो निकाल सकते हैं, तब भी निकलेगा क्योंकि तुम हमें पहली बिंदी दे दो, आखिरी बिंदी दे दो और सीधी लाइन खींच दो। डिस्प्लेसमेंट का मैंने एक फॉर्मूला क्या सुनाया, सुनो। डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन क्या सुनाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक और रूल होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है ना, सुनो क्यों, क्योंकि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो आप इसमें ऐसे नाचते हुए नहीं जा सकते छोटे रास्ते से, आपको बिल्कुल सीधे जाना है, तभी सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा। जरा भी डाल किया, जरा भी इतना सा भी किया ना तो आपका रास्ता लंबा हो गया। समझ रहे हो बात को, हाँ, भले ही सब करते चले जाओ सीधा, बस पहले और आखिरी के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। इसलिए तो यहां पे भी वही किया, ए से सी तक सीधी लाइन, यहां पे भी ए से बी तक सीधी लाइन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के दो रूल याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी हो गया, यहां भी डिस्प्लेसमेंट आ गया आसानी से। एरोप्लेन दोनों पे चलता है, दोनों बातें देखता है एक साथ, अपन उस पर भी आगे बात करेंगे। क्यों, ये देख यही तो हो रहा है दोनों, अपन इसी मोशन में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं वैसे ही। ठीक है, अभी सुनो, पहले अभी काम की बात तो सुन लो, अभी मजा देखो। अभी आगे कहानी, पहले तो एक फाइनल इक्वेशन लिखते हैं ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये समझ में आता है ना, ये एरो, ये वाला साइन या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, और एक और चीज पीछे भी कुछ लिखना है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा भी हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा हो सकता है, हाँ, जीरो से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से शुरू होता है और कब तक जा सकता है, डिस्टेंस तक जा सकता है, और अदरवाइज उसके बीच में ही रहेगा। ठीक, ये अपना मेन स्टेटमेंट यहां से जो सीखा अपन ने, ये चार कथाएं देख के ये सीखा, पहली बात। अब आओ दूसरी बात, तो जो अब अपन को इसको मिटाने से पहले जाननी है, क्या जाननी है पता है, हम क्लास 9th में कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वन डायमेंशन, बताया था, सिर्फ 9th क्लास में कौन सा मोशन पढ़ना है, 1D। अब तो मैं बताता हूं केस सेकंड के बारे में, केस सेकंड 1D है ही नहीं, 2D है बेटा, क्योंकि एक बार हम इस दिशा में जा रहे हैं और एक बार इस दिशा में जा रहे हैं, समझे। ये तो 2D होता है, ये भी 2D है, क्योंकि हम इसमें एक साथ दोनों कर रहे हैं, एक साथ दोनों कर रहे हैं। देखो जब मैं यहां था, देखो इसमें 2D समझाता हूं सर्कुलर में, पहले मैं यहां था, यहां ए पे, और अब मान लो यहां आ गया, यहां से यहां ये सी पॉइंट पे, तो दो चीजें नहीं हो गई ए से सी तक आते आते, मैं थोड़ा सा राइट भी हो गया और थोड़ा सा ऊपर भी हो गया एक साथ। ठीक है ना, ए से सी तक जाने के चक्कर में ऐसा हो गया, दोनों हो गए एक साथ। मैं तो अपना रास्ता जा रहा था, लेकिन देखने मिला कि मैं जहां से निकला हूं और जहां पहुंचा हूं वहां तक मैंने दो बदलाव ले आया, और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में है, एक इधर है और एक ऊपर नीचे की दिशा है, एक दाएं बाएं एक ऊपर नीचे, और ये 2D हो गया, और सेम ये भी 2D है। तो मुद्दे की बात कि हमें ये वाला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जैसा कोई केस इस साल देखने नहीं मिलेगा, और फिर आएगा असली मजा, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ये वाली, इसका सिर्फ कितना हिस्सा काम का है पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्योंकि केस फर्स्ट को ध्यान से देखो, जब जब आदमी वन डायमेंशन मोशन करेगा उसके साथ यही होगा। आई बात समझ में, तो चैप्टर कितना टफ भी है और कितना इजी भी है, दोनों एक साथ मिलाने हैं। समझ पा रहे हो, ये चीजें यहां तक जाती है लेकिन हमें यही लेना है ये सब का। तो
तो अब इसीलिए इस पूरे चैप्टर में अगर मैं गलती से कभी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह दूं तो अभी तो एटलीस्ट बुरा नहीं मानना है अपन को। 11th में मान सकते हो, 11th में 2D मोशन आता है तब कर देना, तब कह सकते हो सर। 10th में नहीं आता, 10th फिजिक्स ऐसे चलती है बेटा, 9th में जो पढ़ाया है वो 11th में अपडेट होता है और 10th में जो पढ़ाया है वो 12th में। ठीक है, तो फिजिक्स का पैटर्न अलग होता है, फिजिक्स पैटर्न एक, हाँ लाइन में नहीं चलती। हाँ 10th में चैप्टर एनर्जी अलग है, 10th में तुम्हें लाइट एनर्जी पढ़ाएंगे, 9th में मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाएंगे, 11th से ही दिया जाता है। ठीक है, तो आज ये समझ में आया, पहले स्केलर वेक्टर समझ में आ गया होगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सिर्फ एक ही बार इक्वल होते हैं और किस्मत से हमें उसी चीज को ही पढ़ना है इस बार, वन डायमेंशन। इसके अलावा हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग रिलेशन देते हैं जो कि छोटा ही होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट इज आइदर स्मॉलर देन डिस्टेंस और इक्वल टू 0, ऐसा भी होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात अब हम बहुत अच्छे से सीख गए। अब ये 4 केस वैसे मिटाना नहीं चाहिए, चलो बचा लेते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो फिर नई कहानी, ये बीच के हिस्से में लिखते हैं। अब आ रहे हैं 2 और नए फॉर्मूले। 2 तो देख लिए, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ये भी जान लिया कि हाँ अब स्पीड और वेलोसिटी। तो अब आएगा, एक आएगा स्पीड का और एक आएगा वेलोसिटी का। तो ध्यान से अंतर देखना, स्पीड होती है वो तो वैसे आ चुका है, फिर भी क्योंकि दोनों मैचिंग है। जैसे डिस्टेंस का रिश्ता डिस्प्लेसमेंट के साथ है, स्पीड का रिश्ता वेलोसिटी के साथ है। तो स्पीड कैसे आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पता है। तो वेलोसिटी कैसे आती है? वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतनी सी बात, टाइम। तो अब फिर से अपन कहानी में फिर नया ट्विस्ट डाल रहे हैं, क्या कि केस फर्स्ट, हाँ डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए आपने कितना समय लगाया, उसकी रफ्तार को वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से फिर से, क्या कि क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ ठीक है, सुनाई तब भी देगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर स्पीड के फॉर्मूले में जिन चीजों से स्पीड बनी वो दोनों स्केलर थे, इसलिए स्पीड भी स्केलर हो गई। लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और टाइम स्केलर है। तो ये भी याद कर लो कि जब जब एक वेक्टर एक स्केलर से बढ़ता है, आंसर में जो आता है वो वेक्टर ही होता है। ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सागर, समझ में आ गई बात? फिर से समझ ले। डिस्टेंस स्केलर होती है, टाइम स्केलर होता है, तो इसीलिए स्पीड भी स्केलर है क्योंकि उसको वेक्टर बनाने के लिए कोई है नहीं वहां पे। लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम स्केलर है, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी। हाँ अलग अलग थोड़ी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आएगी और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे। हाँ अलग अलग इसलिए ना बेटा, देख तो सही, डिस्टेंस एक अलग चीज होती है, स्पीड एक अलग चीज होती है, इन दोनों को देख पहले। डिस्टेंस और स्पीड सुनना, वैसे मैं बोलूं मैं 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, ये क्या है? मेरी डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये 50 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 10 घंटे लगे, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी डिस्टेंस है 50 और स्पीड है 5, अलग है ना दोनों। लेकिन ये जो 5 आया है वो आया कैसे? 50 से। आ गई बात समझ में? ये 5 जो है वो डिपेंडेंट का है, बताओ 50 पे, कि 10 घंटे में चले कितना हो ये बताओ पहले। ठीक है, इसीलिए 5 आया। तो वही बात हो रही है, टाइम से डिवाइड करेंगे किसको? डिस्टेंस को, तो आएगी स्पीड, और टाइम से डिवाइड करेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट को तो आएगी
बोलो। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मान सकते हो, अगर टाइम को एक्स मान लोगे तो। लेकिन एक दिक्कत है ना बेटा उसमें। उसमें ये किसने बताया कि टाइम दोनों बार सेम है? यही तो प्रॉब्लम है ना। समझे कि नहीं? डिस्टेंस लेकिन श्योर भी सेम है। समझे? इसलिए उसमें डिस्टेंस को एक्स मान सकते हैं, और टाइम दोनों में अलग आएगा ना, x/20 x/30, ऑब्वियसली अलग नंबर है दोनों। ठीक है ना? इसलिए टाइम सपोर्ट नहीं कर पाओगे ना उसमें, क्योंकि दोनों में रिलेशन भी नहीं पता कि दुगना लगता है। जैसे जाते समय अगर जितना लगता है, आते समय उसका दुगना लगता है तो भी चल जाएगा, कि एक को पी मान लेंगे, एक को 2p मान लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। लेकिन डिस्टेंस के बारे में श्योर शॉर्ट पता है कि जो भी है, जाते वक्त भी उतनी है और आते वक्त भी उतनी है। तो इसलिए उसमें सिंगल डबल भी नहीं करना, बस जो मान लिया वही मान लिया, है ना। हाँ, तो जल्दी से ये टॉपिक और एंड करते हैं अपन, फिर कल अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल प्रॉपरली घुस जाएंगे। तो अगर मान लो ये चारों केसेस में, चारों के चारों केस में मेरे को जो टाइम लगा था वो 2 था। टाइम जो लगा वो कितना था? 2। अब देखो, ऊपर के दोनों केस में 2 आवर था, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में बात हो रही है, उधर नीचे 2 सेकंड था। ठीक है ना, क्योंकि नीचे मीटर में बात हुई है। थोड़ा लॉजिक से काम कर लो, इतनी सी बात है। ठीक है, ये चलो अपन नीचे भी किलोमीटर में लिखते सब कुछ, पूरी कहानी किलोमीटर में कर रहे हैं। तो अब हर समय कितना कितना टाइम लगा है पता है? हर बार 2 घंटे। चाहे केस फर्स्ट हो, चाहे केस सेकंड हो, चाहे केस थर्ड हो, चाहे केस फोर्थ हो, चारों के चारों मोशन में मुझे जो समय लगा वो कितना है? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। तो अब तुम्हें बतानी है स्पीड और वेलोसिटी। हाँ, सागर कुछ कह रहा है, वो सुन ले पहले, क्या हुआ? हाँ होता है ना। अरे मिलीमीटर का टाइम लेते हैं। हाँ हाँ समझ गया, समझ गया, मिली सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उतना छोटा अपन लेते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है कि कभी नापेंगे तो मिली सेकेंड में ही लेंगे उस समय पे। लेकिन अपन अभी अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे उनको, अभी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो वापस इन्हीं चारों केसेस के लिए, जैसे हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, अब तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी बताने हैं। ठीक है, और टाइम मैंने तुम्हें बता दिया, चारों केसेस में है 2 घंटे। तो अब बताओ एक एक करके, पहले वाले केस में स्पीड कितनी है? नहीं नहीं, फर्स्ट में 10 तो डिस्टेंस है, मैं स्पीड पूछ रहा हूं। 2 आवर टाइम है। हाँ, तो कितना हो गया? स्पीड स्पीड इस, हाँ 2 आवर के हिसाब से 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेरी गुड। और वेलोसिटी कितनी आएगी पहले वाले में? वो भी 5 ही होगी, लेकिन उसके पीछे हमें लिखना पड़ेगा टुवर्ड ईस्ट, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही बस करना है ध्यान से, वरना नंबर कट सकता है। 5 किलोमीटर पर आवर अकेला लिख के आया, टुवर्ड ईस्ट लिखा तो आधा मार्क मिलेगा, मतलब एक की जगह आधा, क्योंकि ये इसका आधा इंफॉर्मेशन है, ये इसकी बाकी आधी इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। हाँ हाँ सागर। हाँ, तो अपन ये ऐसा वाला ट्रिक लगाएंगे, A to Z या नॉर्थ ईस्ट, या तो नॉर्थ ईस्ट, नहीं तो सिर्फ नाम ले लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर तेरे को ये आता है ना तो ईमानदारी से बता दो, लिखते ही ऐसे हैं। सच में ऐसे ही लिखना है। लेकिन ये कब करना है पता है? फिर से बताऊं, 11th में बेटा। क्यों करना है? क्योंकि इस बार हमें मुड़ना ही नहीं है। बात तो समझो तुम लोग गहराई से, मुड़ना ही नहीं है, सीधे चलना है। हाँ नहीं नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा डाउट है, तूने पूछा तो हाई लेवल पे है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मजे की बात देखो कि इस बार अपन को सोचना भी नहीं है, वो तो मैंने काफी कुछ बता दिया कि कितने तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे A to C लिख दो, वो भी बहुत है फिजिक्स के लिए। ठीक है ना, उसमें मत बताओ कितने डिग्री नॉर्थ में, कितने डिग्री वेस्ट में। तुम तो A से C गए हो, बहुत है, डायरेक्शन मिल गई। ठीक है ना। चलो जल्दी से आप अगले वाले पे आओ। इस वाले केस में स्पीड कितनी है? स्पीड स्पीड
स्पीड 3.5, स्पीड आएगी 3.5। अरे डिस्टेंस 7 है बेटा, हाँ 7 है तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। वही वही, हाँ तो 3.5 किलोमीटर पर आवर, बस इतना ही। लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू सी। तभी तो पहुंचोगे ना 2 घंटे में 5 किलोमीटर, ए से सी की तरफ जाओगे। अगर किसी और डायरेक्शन में चलेगा इस स्पीड से तो नहीं पहुंच पाओगे ए से सी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में अब समझ तो आई गया, देखो स्पीड कितनी है 22 और यहां पे 14, लेकिन 14 फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इधर स्पीड 22, वेलोसिटी 0। जब है ना, जब जाने जाने ही नहीं है तो चलोगे ही क्यों? ओके, तो बहुत ही बढ़िया समझ गए तुम है ना स्केलर वेक्टर को। और इसीलिए तुम्हें सागर और अमन दोनों को ही बोल दूं, तुम लोग जो थोड़ा थोड़ा गलत गलत कुछ भी बोल देते ना किसी चीज के बारे में, जैसे कल कोई तुक्का लगा रहा था स्केलर वेक्टर के बारे में, मत लगाओ, बहुत नुकसान हो सकता है ना। इस बात को आप समझ में आ रहा होगा कि जैसे स्केलर को ये बोल रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेट करना है, तो हमारे नहीं हाँ वही जो भी, हाँ तो बेसिकली बात ये है कि किसी भी चीज को लेकर ना मन में एक हाइपोथेसिस मत बनाना, वरना फिजिक्स में सबसे पहले बन जाती है, और कहीं गलती से वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो फिर बाहर वाला कुछ भी बिठाता रहे वो घुसता ही नहीं है, वो एक इमेज बदल जाती है दिमाग में कि हाँ स्केलर मतलब मोटी चीज। ऐसा नहीं करना, गलती से भी नहीं करना है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में बहुत बारीक सा अंतर है, जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर, और जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि चाहिए पड़ती है, ऐसा नहीं देनी जबरदस्ती दे रहे हैं, वरना इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगी, गलत जगह पहुंचोगे, है ना, एक्यूरेसी नहीं आएगी, गड़बड़ें होने लगेंगी, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे और कल देखते हैं क्लास 3 पे होती है तो 3 पे करेंगे, नहीं तो ऐसे ही शाम को कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय। अब इस चैप्टर में बस वो 5 फॉर्मूले पे ही जाना है, बस कल चैप्टर खत्म कर सकते हैं अपन आराम से। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वही है ना, 5 फॉर्मूले बचे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ले लेंगे फिर बायो ले लेंगे। ठीक है, चलो बाय।